वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी। तो जो वैदिक काल था उसमें विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी। तब वैदिक काल के अंतर्गत गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रदान करने का एकांत स्थान होता था। तब वैदिक काल के अंतर्गत गुरुकुल होते थे, वहाँ आवासीय शिक्षा थी, वहाँ रह करके शिक्षा ग्रहण की जाती थी। एकांत स्थान था। विद्यार्थी विद्यार्थी और गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या अध्ययन करता था और विद्यार्थी गुरु के निर्देश का पूर्णतः पालन करते थे। गुरुकुल में बच्चे और विद्यार्थी दिनचर्या से संबंधित सभी कार्य स्वयं करते थे। वे अपने उपयोग की सामग्री का निर्माण भी स्वयं करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा के आरंभ और अंत में कौन सी औपचारिकताएं होती थी। तब वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसके आरंभ और अंत तक की कौन सी औपचारिकताएं की जाती थी। तब वैदिक काल में बालक की शिक्षा प्रारंभ करते समय उपनयन संस्कार संपन्न किया जाता था। इस अवसर पर बालक को गुरु जी के पास लाते थे और गुरुकुल में ले जाया जाता था। और इस काल में गुरुकुल की शिक्षा के पूर्ण होने पर समापवर्तन संस्कार संपन्न किया जाता था। इस अवसर पर गुरु द्वारा समापवर्तन उपदेश दिया जाता था। कौन सा उपदेश? समावर्तन उपदेश दिया जाता था। प्राचीन काल में छात्रों को खान पान संबंधी किन नियमों का पालन करना पड़ता था। तो प्राचीन काल में छात्रों को खान पान संबंधी किन नियमों का पालन करना पड़ता था। तो प्राचीन काल में शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों में खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। मान्यता यह थी कि आहार का बौद्धिक और मानसिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होता था। इस विषय में महर्षि मनु ने छात्रों के खान पान के नियम नियमित करते हुए निर्देश दिया और छात्रों को सदैव मिताहारी होना चाहिए, हर प्रकार के तामसिक आहार से बचना चाहिए और मांस, मदिरा एवं अन्य मांसिक पदार्थ, पान आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। छात्रों को दिन में केवल 2 बार ही आहार ग्रहण करना चाहिए। सामान्य रूप से यह माना जाता था कि अधिक मात्रा में तामसिक आहार ग्रहण करने से छात्रों में आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? तो बाधा उत्पन्न होगी। समापवर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो प्राचीन अथवा वैदिक काल में भारतीय शिक्षा की प्रक्रिया में संपन्न होने वाले महत्वपूर्ण संस्कार को समापवर्तन संस्कार कहा जाता था। प्राचीन काल में या वैदिक काल में भारतीय शिक्षा की प्रक्रिया में संपन्न होने वाले एक महत्वपूर्ण संस्कार को समापवर्तन संस्कार कहा जाता था। समापवर्तन संस्कार से आशय घर लौटना और समापवर्तन संस्कार का आयोजन शिक्षा के पूर्ण होने के अवसर पर किया जाता था तथा प्रचलन के अनुसार 25 वर्ष की आयु में समापवर्तन संस्कार होता था। इस अवसर पर शिक्षार्थियों द्वारा स्नान करके नए एवं उत्तम वस्त्र धारण किए जाते थे। भली भांति तैयार होकर शिक्षार्थी गुरु के सम्मुख उपस्थित होते थे। इस अवसर पर गुरु और शिष्य को मधु पर्क दिया जाता था। उसके उपरांत सार्वजनिक रूप से गुरु द्वारा शिष्य को समापवर्तन उपदेश दिए जाते थे। इस संस्कार के साथ ही युवक का ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण हो जाता था और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तत्पर हो जाता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा की 2 असफलताओं पर प्रकाश डालिए। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा है उसकी 2 असफलताएं क्या थी, क्या कारण थे? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा अपने आप में एक उन्नत शिक्षा प्रणाली थी, परंतु इस शिक्षा प्रणाली में कुछ दोष और कमियां भी थी जिसके कारण इसकी आलोचना हुई थी। इस शिक्षा प्रणाली की असफलता का मुख्य कारण था लोक भाषाओं की उपेक्षा। इसमें लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई थी
और केवल संस्कृत के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। केवल संस्कृत के माध्यम से ही शिक्षा देते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बताइए। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? तो जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, इसमें विद्यार्थी जो है गुरु के समीप या पास रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। छात्र में धर्म, दर्शन और शास्त्र और कला का ज्ञान दिया जाता था। गुरुकुल में मौखिक परंपरा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। देख लेते हैं 3 विशेषताएं कौन सी हैं। तो शिक्षा संस्कृत और धर्म से प्रभावित थी, जो कि प्राचीन भारतीय समाज के अहम तत्व थे। शिक्षा संस्कृत और धर्म से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? तो संस्कृत और धर्म से। कौन शिक्षा? जो प्राचीन भारतीय समाज की अहम तत्व थे। शिक्षा के माध्यम से अच्छी आदतों एवं गुणों का विकास करना ही गुरु का लक्ष्य होता था और शिष्य गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। अच्छी आदतों एवं गुणों का विकास करना। कला, साहित्य, दर्शन। कला, साहित्य, शास्त्र, दर्शन के साथ शिक्षार्थियों को व्यवहारिक कौशलों का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता था। मनोवैज्ञानिक पक्ष पर अधिक बल देते थे। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर अधिक बल देते थे। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ बताना है। तो वैदिक कालीन शिक्षा क्या है? तो इस काल में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती थी, परंतु औपचारिक शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाती। इसमें छात्र गुरुकुल में रहकर गुरु के सान्निध्य में शिक्षा प्राप्त करता था और भिक्षा लाकर गुरु को देता था। शिक्षा न तो केवल पुस्तकीय ज्ञान थी, न ही जीविकोपार्जन का साधन थी, वरम यह प्रकाश का स्रोत और ज्ञान चक्षु और बुद्धिमयी और ज्योतिषी के रूप में स्वीकार की जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति को सांसारिक सुख देखकर मोक्ष प्राप्त तक ले जाने वाला साधन मानी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो वैदिक कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? तो नंबर 1, व्यक्तित्व का विकास करना। किसका विकास करना? तो पर्सनालिटी का विकास करना। वैदिक कालीन शिक्षा थे का उद्देश्य था व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना इसका उद्देश्य था। तथा वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, गुरु का कर्तव्य था कि वह अपने शिष्यों का सर्वांगीण विकास करे। नंबर 1, पर्सनालिटी का विकास करना। नंबर 2, चरित्र का निर्माण करना वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख दोष था। नागरिकता एवं सामाजिकता का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन की भावना करना होता माना जाता था। इस काल में सामाजिक सद्गुणों को विशेष ध्यान में रखा जाता था तथा राष्ट्रीयता का विकास करना। राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करके राष्ट्रीय संस्कृति को सुरक्षित करना और विकसित करना वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। तथा धार्मिक विकास करना। वैदिक काल में छात्र बालकों में धार्मिक और ईश्वरीय भक्ति की भावना का विकास करना था। सामाजिक कुशलता की भावना का विकास करना था। समाज में रहकर जीविकोपार्जन करना और सामाजिक गुणों का विकास करना था तथा संस्कृति का विकास करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी? तो धार्मिक भावना का विकास करना। बौद्धकालीन शिक्षा के आधार पर बौद्ध धर्म का प्रचार करना, यही उपदेश देना, ये इसकी विशेषता थे। समन्वित शिक्षा। धार्मिक परिवर्तन के कारण बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं धर्म आधारित थी, किंतु बाद में इसमें सभी धर्मों को मानने वाली शिक्षा देने लगे थे। बौद्धकालीन अबौद्धिक सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी और समन्वित शिक्षा के रूप में थे। जनतांत्रिक शिक्षा के माध्यम से समाज में सभी लोगों को समानता और स्वतंत्रता की श्रेष्ठता की भावना लाने का प्रयास किया गया था। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। बौद्धकालीन शिक्षा में महत्वपूर्ण विशेषताएं थी।
शिल्प, कौशल, तकनीक शिक्षा को उतना ही उपयोगी और आवश्यक मानते थे जितना कि धर्म, दर्शन और भाषा को माना जाता था। धर्म, दर्शन और भाषा को माना जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो चरित्र के निर्माण संबंधी उद्देश्य तथा सामाजिक विकास संबंधी उद्देश्य तथा व्यक्तित्व विकास संबंधी उद्देश्य तथा राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा और प्रसार संबंधी उद्देश्य। प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या है? तो ब्रिटिश काल में जब भारत में एक बड़े भाग में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया, तब भारत में शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी कंपनी को स्वीकार किया जाने लगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ तो शिक्षा की व्यवस्था की बागडोर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। शिक्षा की समुचित व्यवस्था एवं प्रचार के लिए निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। इस स्थिति में एक विवाद उत्पन्न हो गया कि धनराशि किस प्रकार की शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए खर्च की जाएगी। 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर व्यय करने की बात की गई और यह नहीं तय किया गया कि देशी शिक्षा देंगे कि विदेशी शिक्षा देंगे। प्राच्य या पाश्चात्य शिक्षा के इसी रूप को प्राच्य हो गए और पाश्चात्य विवाद कहते हैं। स्पष्ट रूप से लेकर यह गंभीर विवाद उठा। ऐसी विवाद को प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। भारत में नवोदय विद्यालय खोलने के क्या कारण थे? तो नवोदय विद्यालय खोलने के क्या कारण थे? तो भारत में नवोदय विद्यालय खोलने का प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन प्रतिभाशाली जो बहुत ही ज्ञानवान विद्यार्थी रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शिक्षार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था। नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन प्रतिभावान बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ उन्हें निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान करना था। सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग बालकों को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। विद्यालय की स्थापना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में की गई थी और विद्यालयों में बालकों की प्रतिभा का विकास किया जा सके। फिर प्रदूषण की समस्या को स्पष्ट करते हुए उसके निराकरण हेतु उपाय, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उपाय का वर्णन। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? तो पर्यावरण का प्राकृतिक प्रदत्त कारक है। यह एक प्राकृतिक कारक है। प्रदूषण पर्यावरण का एक लक्ष्य अथवा स्थिति है। वास्तव में प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण जो तो व्यक्ति के लिए एक अनुकूल कारक है। वातावरण का दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का है? तो यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के कारक अथवा स्रोत कौन से हैं? तो पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती हुई मात्रा, पेड़ों की अत्यधिक कटाई, औद्योगिकरण और नगरीकरण और घरेलू अपशिष्ट। वाहित मल का नदियों में गिरना तथा उद्योगों से अवशिष्ट रासायनिक पदार्थों का निकास, तथा स्वचालित वाहन तथा रेडियोधर्मी पदार्थ तथा कीटनाशक एवं अपतृणनाशक पदार्थ